मुझे आलिया कहते हैं और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। अपने प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम का आगाज करूं और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो कौन है और किस टॉपिक पर हम बात करें। मैंने जो अपना इससे पहले प्रोग्राम, पिछला जो मेरा प्रोग्राम था, उस पे मैंने बात की थी। एक नई किताब आई जनरल मिर्जा असलम बेग साहब की, उसके हवाले से मैंने उसको ऑटोबायोग्राफी बोला, वो बायोग्राफी है। बस ये जो है एक लफ्ज का क्योंकि वो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। एक लफ्ज का मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर वो जो है मैंने इस तरह बोल दिया तो मैं उसकी तस्हीह कर दूं। अ, इस वक्त हम आज बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। और अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन मुसलसल बदलती चली जा रही है और तालिबान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी मैं कुछ स्टेटमेंट्स देख रही थी जिसमें तालिबान के तर्जुमान की तरफ से शायद ये भी कहा गया कि जो अशरफ गनी है वो काबिल कबूल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल उनको नहीं है। और इस तरह की और सारी बातें और दीगर जो कंट्रीज हैं उनकी कोशिश ये है कि इस मसले को हल किया जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब। प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद बहुत ही लर्नर्ड पर्सनालिटी हैं। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने दीगर और यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की। अगर हम इनके पढ़ाने की, तालीम देने की बात कर लें तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी, बर्लिन और दुनिया के कई ममालिक की कई यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेज में ये पढ़ा चुके हैं और स्टूडेंट्स को फिलॉसफी, रिलीजन, हिस्ट्री इस हवाले से लेक्चर्स देते रहते हैं और देते रहे हैं। वेलकम कीजिएगा प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू जी, इट्स माय प्लेजर। प्रोफेसर साहब जर्मनी में मौजूद हैं इस वक्त और इनकी बहुत गहरी नजर है। प्रोफेसर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने, क्योंकि ये कहा कि हमारी जब बात हो रही थी कि आपने अफगानिस्तान पर तो बेशबहा लेक्चर्स दिए हैं और इस हवाले से बहुत आपने पढ़ाया भी है और टीच किया और खुद भी पढ़ा, तो मुझे बताइएगा कि अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें इस वक्त की सूरत हाल, तो आप इसको वहां से यहाँ तक कैसे लेकर आएंगे, कैसे देख रहे हैं इस मसले को आप? जी, बात ये हुई है, देखिए अगर आप उस बात पे गौर करें, 9/11 के जो वाकयात थे उसमें क्या हुआ था। मुझे याद है मैं उस वक्त बर्लिन में आया था अक्टूबर 2001 में, और मुझे सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप हमें अफगानिस्तान के बारे में लेक्चर दें। तो मैंने ये अर्ज किया कि बहुत आसान होगा तालिबान की हुकूमत को खत्म करना, लेकिन असल जंग उसके बाद शुरू होगी। और उस वक्त मैंने प्रिडिक्ट किया था 10 साल, वो डबल हो गई 20 साल। होता क्या है, अगर आप तारीख पढ़ें अफगानिस्तान की, 1839 में अंग्रेजों ने पहली ये हरकत की, स्टुपिडिटी की कि अफगानिस्तान पे हमला किया। क्यों? इसलिए कि जो हुक्मरान अफगानियों ने बनाया था उसको रिप्लेस करना चाहते थे विद अ पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस। उनमें इनको नाकामी हुई, फिर एक और वार हुई, फिर एक और वार हुई। यही हरकत की थी सोवियट्स ने। अगरचे हमारे पास इस वक्त ये सबूत है कि सोवियत यूनियन नहीं चाहते थे अफगानिस्तान में आना, लेकिन उस वक्त डॉक्टर ब्रेजिंस्की, जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था कार्टर की एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये चाहता था कि किसी तरह अफगानिस्तान में हम सोवियत यूनियन को ले आए ताकि फिर हम वो तमाशा शुरू करें। और उसका एक इंटरव्यू बड़ा मशहूर था जिसमें उसने कहा कि वी वांटेड देम टू कम इनटू अफगानिस्तान सो दैट वी कुड डिफीट देम एंड लिबरेट यूरोप, ईस्टर्न यूरोप इन पर्टिकुलर। तो ये जो जंग थी ना, ये अफगानिस्तान में इसलिए नहीं की गई थी कि दे हैड सम sympathy or some love or some idea of freedom for the people of Afghanistan. No, this was to defeat the Soviet Union in that particular area. उससे ये था कि सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो फिर जो ब्लॉक अंडर द इम्पैक्ट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन है, वो आजाद हो जाएंगे। तो ये जंग जो थी ना,
ये इसलिए नहीं शुरू की गई थी कि अफगानिस्तान की आजादी हो, ये जंग इसलिए शुरू की गई थी कि यहां से सोवियट्स को निकाला जाए, उनको एक डिफीट दी जाए। हो गया। उसके बाद अमेरिकन भी भूल गए इसको और सोवियट्स भी भूल गए। तो देन अफगान्स हैड टू सेटल देयर ओन स्कोर। आपस में जब इनकी खाना जंगी हुई तो जाहिर है पाकिस्तान में अगर आप अफगानिस्तान का पूरा नक्शा देखें, एथनिक आप उनकी अगर पॉपुलेशन की तरफ गौर करें तो ये एक तरह से पूल है जिसमें आपको ताजिक भी मिलते हैं, जिसमें आपको कजाक भी मिलते हैं, जिसमें आपको उज़्बेक भी मिलते हैं, जिसमें आपको फारसी बोलने वाले भी मिलते हैं, जिसमें आपको पश्तून भी मिलते हैं। ये जितने लोग हैं अफगानिस्तान में आबाद, इनके इर्द गिर्द ये तमाम ममालिक हैं जहां पे लोग मौजूद हैं जो इनकी जुबान बोलते हैं, इनकी तरह बात करते हैं और इनकी एथनिक नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। तो नतीजा क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक अफगानिस्तान में एक प्रोवर्ब है, एक जिसको ज़रबुल मिसल कहते हैं, कि अल्लाह ताला ने ममालिक बनाने शुरू किए, रूस बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, इंडिया बना दिया, सब बना दिए। अब एक छोटी सी जगह खाली रह गई, लेकिन उस पर बनाने के लिए कुछ नहीं था। तो जो बचा हुआ था मटेरियल वो उसमें डाल के उसको अफगानिस्तान बना दिया। तो अफगानिस्तान में इतनी एथनिक रिप्रेजेंटेशन है जितनी अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक में है। उनमें जो मेजॉरिटी है, जो सबसे ज्यादा एथनिक ग्रुप प्रोमिनेंट है, वो है पश्तून। वो ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो शेयर करता है ज्यादा, वो ये पश्तून पॉपुलेशन शेयर करता है। रिजल्ट क्या हुआ उसका कि जब ये इंटरनल स्ट्रगल शुरू हुई तो उस वक्त पाकिस्तानी जो पश्तून थे उन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू हेल्प देम। और उसका आपको फिर पता है नतीजा क्या हुआ कि तालिबान दे केम इनटू पावर। और ये वही तालिबान थे, ये वही लोग थे जिन्होंने अमेरिका की मदद से, अमेरिका के पैसे से, अमेरिका के असले से सोवियत यूनियन को निकाला था अफगानिस्तान से। ये वही लोग थे। हुआ क्या अब? हुआ ये दो मसले हुए। एक तो जो लॉबी है वहां पे, इंडियन लॉबी इज क्वाइट स्ट्रांग इन अमेरिका, और ये मैं बिल्कुल स्कॉलरली बात कर रहा हूं क्योंकि इस पे बड़ा कुछ लिखा गया है। दे वर वरीड कि अफगानिस्तान the only country in the world which opposed Pakistan's entry into the United Nations in 1947, ये रिकॉर्ड है। ये वो अगर पाकिस्तान का दोस्त बन गया तो इस फॉरेन पॉलिसी में हमारी मसला हो जाएगा। दूसरा, मैं उस वक्त इन्वॉल्व था कुछ चीजों में जिसमें बेनजीर गवर्नमेंट की, बेनजीर की हुकूमत थी उस वक्त। सो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ विजिटिंग उज़्बेकिस्तान। तो मुझे पता ये चला कि उस वक्त इंडियन कोशिश कर रहे थे, उज़्बेकिस्तान आज़ाद हो गया था और उसके साथ दूसरे ममालिक भी, ताजिकिस्तान और ये सब सोवियत यूनियन से आज़ाद हो गए थे। एंड दे वर ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट एंड डेवलप। तो वो ये चाहते थे हमें कोई हेल्प करे, स्पेशली इन बैंकिंग दे नीडेड पाकिस्तान्स हेल्प। तो हमारे उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे सरदार आसफ अहमद अली। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या करें। मैंने कहा आप एक रिपोर्ट लिखें एंड सेंड इट टू द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने मुझे वो बताई, वी सेंड इट। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि पाकिस्तान नीडेड एक्सेस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज थ्रू अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में क्या है? अफगानिस्तान में ये है कि एक एरिया से आप दूसरे तक जाते हैं तो देयर इज अनदर एथनिक ट्राइब, वहां से आगे जाते हैं एक और है। तो उस वक्त एक जनरल बाबर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक सेफ पैसेज क्रिएट करने के लिए
कोई ऐसे किसी ग्रुप को हेल्प करें which could ensure smooth delivery of our goods to Central Asia and back. यहां से शुरू होता है सिलसिला जिनको हम बाद में तालिबान कहते हैं कि इनकी हुकूमत का। यकीनन पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तालिबान की हुकूमत को, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त सऊदी अरब भी सपोर्ट कर रहा था, उस वक्त यूएई भी सपोर्ट कर रहा था, और हमें बाद में पता चला कि दरपर्दा अमेरिकी भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकन माहिर ये कहते थे कि सोवियत यूनियन टूट गया है लेकिन रूस का असर है अभी भी सेंट्रल एशिया में, और अगर ये हुकूमत सोशलिस्ट रही या न्यूट्रल रही रिलीजन के मामले में तो मुमकिन है कि रूस का इसके ऊपर ज्यादा असर हो। तो ऐसी एक हुकूमत चाहिए जो कोट अनकोट फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हो, ताकि सोवियत यूनियन को या रूस को अपने अंदर ना घुसने दें। तो ये बिल्कुल झूठ है कि ये कहना कि तालिबान को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो बल्कि कई मूवीज बन गई हैं और अब तो किताबें भी लिखी गई हैं कि कितने तालिबान के जो ग्रुप थे वो दे विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ट्वाइस वेंट टू सी मुल्ला उमर। तो ये सारी बातें अब छुपी नहीं रही। तो इसलिए उस वक्त पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो ये था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि तालिबान ने कुछ पॉलिसीज ऐसी मुल्क में अपनाई जो औरतों के खिलाफ थी, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ थी। कुछ ऐसे इकदाम उठाए, मैं आपको ये वाकया जरूर सुनाना चाहूंगा कि वो जो बुद्धा के स्टैचूज इन्होंने बर्बाद किए, वो क्यों किए? जी जी। अब आप देखिए कि वो कब से हैं, और हमारे बड़े बड़े सिपह सलार और जंगजू लोग अफगानिस्तान से इंडिया आए, जिनमें सुल्तान महमूद गजनवी भी था और भी बाकी सब लोग थे, बाबर भी था। किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये बामियान के बुद्धा जो है इसको गिराया जाए। हुआ क्या था? हुआ ये था कि यूनाइटेड नेशंस ने, बल्कि यूनेस्को ने टू बी एग्जैक्ट, कुछ पैसे दिए मुल्ला उमर को कि आप इनसे उनकी देखभाल, वो जो बामियान के 2 स्टैचूज थे उनकी करें। उस वक्त अफगानिस्तान में शॉर्टेज थी फूड की। उसने कहा कि इज इट पॉसिबल कि हम थोड़ा सा इसका हिस्सा यूज करें टू प्रोक्योर फूड? उन्होंने कहा नहीं। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ये बुतों के लिए तो आपके पास पैसे हैं, हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं है। इस रेज में उसने इनको कहा कि इनको उड़ा दो, इनको तबाह कर दो। दैट वाज नॉट अ गुड थिंग, नोइंग कि उस वक्त जापान बड़ा सेंसिटिव था अबाउट दीज थिंग्स। तो इसलिए फिर बिल क्लिंटन की गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा अगर, मिसाइल अटैक किया अफगानिस्तान पे जी। ये इनको पसंद नहीं था जिस तरह की हुकूमत अफगानिस्तान में तालिबान के जेर असर आ गई थी। ठीक। 9/11 आ गया। ये मैं आखिरी पॉइंट बताना चाहता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा। 9/11 में इन्होंने कहा कि ये उसामा बिन लादेन ने किया है, वो सारा मास्टरमाइंड है पीछे। तो उसमें मैंने एक सवाल पूछा था एक दफा के, लेकिन कोई अफगान शामिल था उसमें? जो लोग गए थे अटैक करने, एक भी नहीं था, नॉट इवन वन। जो भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए, आइदर दे वर सऊदीज और दे वर इजिप्शियंस। जी दोस्त जी, डॉक्टर साहब, आपने जितना भी पूरी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था और जो आपने पढ़ाया समझा, वो आपने जो है वो बयान किया। मुझे बताइएगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है अभी, आप क्या देख रहे हैं कि क्या वहां पर आपको लगता है कि कोई बातचीत, कोई डायलॉग हो जाएगा तालिबान से, कोई हल निकल आएगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि बात सिविल वॉर की तरफ बढ़ेगी?
वो तो खैर हो ही रही है अभी भी, इस वक्त भी अगर देखा जाए, लेकिन मामला जो है वो बिल्कुल, अगर काबुल पहुंच जाते हैं, वहां पर कब्जा हो जाता है, तो फिर तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, जो बात कही जा रही है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें 2-3 चीजें इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये है कि खुद जो काबुल की हुकूमत है, अशरफ गनी की हुकूमत, और जितने उसके हवारी हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि अफगानिस्तान में दे नीड अ ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट। बेशक अशरफ गनी रहे हुकूमत में, लेकिन ब्रॉड बेस्ड का मतलब ये होता है कि जो इग्नोर्ड ग्रुप्स हैं, जो निग्लेक्टेड लोग हैं, उनको आप शामिल करें, उनसे बातचीत करें। अब ये दोहा में जो हुआ या उससे पहले जो मुख्तलिफ इलाकों में हुआ, ये डायलॉग्स, ये कामयाब इसलिए नहीं हुए कि शेयरिंग ऑफ पावर नहीं करना चाहता था ये ग्रुप। इनको पता था कि हमारी बैक पे ये नेटो है, हमारी बैक पे अमेरिका है। Why do we need to appease these people? ये गलत स्ट्रेटजी थी, अब ये काम नहीं करेगी। तो पहली बात ये है कि एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बननी चाहिए। अगर ये नहीं बनी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी विल विटनेस समथिंग लाइक वी हैव विटनेस्ड बिफोर। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना जरूरी समझता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी अगली बात से पहले जी, मैं ये जानना चाहूंगी, कदर कलामी की माफी, कि आपने ये तो कहा, लेकिन ये भी तो है कि, बल्कि आज की जो मैं स्टेटमेंट एक देख रही थी कि तालिबान के तर्जुमान की जानिब से कहा गया वो कबूल नहीं कर रहे, बजाय इसके कि जो अफगान गवर्नमेंट है, अशरफ गनी, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करे। दूसरी तरफ जो तालिबान है, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि हमें वो काबिल कबूल नहीं है। जी, ये क्यों ये रिएक्शन में हुआ है ना। देखिए ना, जब आप किसी को इग्नोर करते रहे इतनी देर तक, और आप रो रहे हैं कि अमेरिकी क्यों जा रहे हैं हमें छोड़ के, नेटो क्यों जा रहा है हमें छोड़ के, तो यू आर इग्नोरिंग दोज पीपल। उनको आप कहते कि ठीक है, इन्होंने जो कुछ किया वो किया, इनकी मजबूरी थी, हमारी भी मजबूरी थी, नाउ कम बैक टू अस। अगर आप वेलकम करें इन लोगों को तो ये पॉसिबल था। लेकिन तालिबान भी तो को कम नहीं है अपनी जिद में। ये भी तो वो समझते हैं कि इट इज आवर राइट नाउ। वो मैं अब आपको ये बड़ी पुरानी बात है, लेकिन शायद आपके ऑडियंस को ये पसंद आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, जर्मनी को डिफीट हो गई थी उसमें, याद है ना आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो उस वक्त एक अंग्रेजी अखबार ने एक कार्टून छापा। उस कार्टून में उन्होंने दिखाया कि फ्रांस, which was represented by a female, लिबर्टी का उनका जो कॉन्सेप्ट था, जी। वो बैठा है और बैठी है, और उसके नीचे है जर्मन सोल्जर मैन। वो उसकी पिटाई कर रही है और साथ रो रही है। तो वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इट्स अमेजिंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो वो आगे से जवाब देती है कि आई नो व्हेन यू गो ही विल गेट अप अगेन एंड स्टार्ट बीटिंग मी। यही हाल हो रहा है अफगानिस्तान में। इनको भी पता है, अशरफ गनी एंड कंपनी को, कि अमेरिकी और नेटो अगर गए तो तालिबान की मेजॉरिटी है। वो ये है कि जी more than 60 to 70% area is again supporting Taliban. क्यों? Why? नहीं सर, जो मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, हो सकता है कि ये भी किसी में आई हुई, मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें तो बहुत ज्यादा इलाके जो वो तो अपने घर बार डर के मारे छोड़ के जा रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने जो इरा में जो कुछ जैसी दहशतगर्दी, जो कुछ वहां पे खौफनाक चीजें की, तो वहां पे के लोग जो आम हैं और खासतौर पर खवातीन, वो तो बिल्कुल भी इनकी सपोर्ट में नहीं है। नहीं, that's very good. I am happy to know that. If this is the case, अगर ये है, क्योंकि मैं शायद वो चीजें पढ़ रहा था जो इनकी सपोर्ट में किसी ने लिखी थी। अगर ये हकीकत है जो आप कह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि तालिबान will never be able to come back into power the way they had come before. All the more reason for the present government to negotiate with them. कि जो कुछ हम अचीव कर चुके हैं पिछले 20 साल में, औरतों के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, ठीक है,
तुम्हारा एरिया निगलेक्टेड हुआ, इग्नोर्ड हुआ, लेकिन इसको तुम यू कैन नॉट पुट इट बैक। निगोशिएशंस करें, आप उनसे बात करें। और उसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, बेस्ट तरीका उसका ये है कि अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान एंड इफ यू वांट छोटा सा एक कॉर्नर है वाखान का जो चाइना से भी मिलता है, बट इट्स बेटर टू keep China away, क्योंकि then America will say that perhaps Chinese would like to have some influence in Afghanistan. इनका एक कंसोर्शियम बनाएं, इनको बिठाएं, इनसे बातें करके, अकेला ना पाकिस्तान उसमें शामिल हो ना ईरान शामिल हो, to leave Afghanistan to the Afghanis. आप इंश्योर करें कि अफगानिस्तान में कोई कंट्री, कोई नेबर इंटरफियर नहीं करेगा। लेट देम हैव देयर ओन इश्यूज सेटल्ड। लड़के करें, गुफ्तगू से करें, किसी तरह करें, कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो, इफ इट इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर बेस्ट ये है कि आप एक इंटरनेशनल एजेंसी ऐसी जिसमें ये तमाम इनके जो नेबर्स हैं वो बिलीव करते हो कि इट्स अ न्यूट्रल एंड ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन, उनको आप रखें और फिर उनमें बैठ करें। लेकिन व्हेन एवर यू विल पुट टू राइवल्स, टू पीपल विद डिफरेंट, इंडिया आपका ख्याल है कि पश्तून्स को सपोर्ट करेगा? नो, इट विल ऑलवेज सपोर्ट नॉर्दर्न अलायंस। Pakistan will support Northern Alliance? No, Pakistan will support the people who are closer to the population of Pakistan. Similarly, Iran. लेकिन चूंकि ये नेबर हैं, सर ईरान के क्या इंटरेस्ट देख रहे हैं? ईरान के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ईरान के क्या इंटरेस्ट देख रहे हैं आप इसमें, अफगानिस्तान के मसले में? देखिए, ईरान का इलाका जब अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान की हदूद की हैं तो हिरात वाज नेवर पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, हिरात वाज पार्ट ऑफ ईरान। तो ये इलाका इन्होंने ले लिया और फारसी वान जिनको ये कहते हैं अफगानिस्तान में, स्पीकिंग द पीपल हु स्पीक पर्शियन, तो उनकी नेचुरली एफिलिएशन जो है वो ईरान के साथ हैं। एक तरह से एक ताल्लुक होता है, जरूरी नहीं है कि दे आर लॉयल, मोर लॉयल टू ईरान देन दे आर लॉयल टू देयर ओन कंट्री, नहीं। अब जो पश्तून हैं, जो पश्तो बोलने वाले हैं अफगानिस्तान में, if they speak the same language as the Pashtuns of Pakistan, it doesn't mean that they will support everything that Pakistani Pashtuns will do. लेकिन ये एक ताल्लुक है। और दूसरा ये है कि जो एक हजारा पॉपुलेशन है, एक छोटी सी शिया पॉपुलेशन है अफगानिस्तान में, तालिबान अगर उन पे कुछ ऐसी हरकत करेंगे, उनके हकूक को पामाल करेंगे या कोई ऐसी हरकत करेंगे, तो नेचुरली ईरानियों को और पाकिस्तानियों को भी उस पे अफसोस होना चाहिए। ये एक तरह से एक सिलसिला ऐसा बन गया था कि जिसमें अगर उज़्बेक लोग वहां पे फील करेंगे ग्रीव, तो उज़्बेकिस्तान को तकलीफ होगी। इफ ताजिक्स विल बी ग्रीव्ड, ताजिकिस्तान को प्रॉब्लम होगी। ये होता है उन तमाम ममालिक का मसला जिनमें आप ethnically you have people from different areas and those people live around you. तो आप यूं समझें, ये स्ट्रीम्स हैं छोटी छोटी। पाकिस्तान से एक बड़ी स्ट्रीम जाती है अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान से जाती है, चाइना से बहुत छोटी सी एक जाती है, सब मुल्कों से जाती है, and they make the pool what we call अफगानिस्तान। अब इस पूल में ये रिप्रेजेंटेशन जो है, इसको किसी ने तो ख्याल रखना है ना, तो कैसे करेंगे आप इसको? दूर से अभी तक जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें जो सबका इंटरेस्ट अफगानिस्तान में नजर आ रहा है वो 3 ट्रिलियन से ज्यादा मादनी वसाइल हैं जिनके ऊपर सबकी नजर है। हाँ, तो वो तो है ना, तो वो जो भी
जिसको भी अफगानी गवर्नमेंट वो देगी उनका कॉन्ट्रैक्ट वो लेगा। पहले भी सुना है यही बात हुई थी। ये जो डिक चैनी ने और इन लोगों ने मिलके ज़ल्मे खलीलजाद ने ये जो तमाशा किया था अफगानिस्तान में, वो कहते थे ये पाइपलाइन की वजह से हुआ था, कि ये पाइपलाइन की कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे रहे थे तालिबान, हमें नहीं दे रहे थे। वो एक अलग कहानी है। वो हमेशा होता है दुनिया में कि मैं चाहता हूं मुझे मिले, लेकिन अगर आपने मुझे नहीं दिया तो आई विल थिंक ऑफ सम अदर प्लान। ये होगा। मिनरल रिसोर्सेज, access to different areas through Afghanistan, this will always be the case. सवाल ये है कि immediate neighbors जो हैं अफगानिस्तान के, क्या उनका कोई इसमें दखल नहीं है? आप कैसे वो पाइपलाइन लेके जाएंगे? ठीक है बाय एयर तो नहीं ना ले जा सकते आप। ठीक ठीक सही। सर बस आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि चाइना का जो इंटरेस्ट है आप, क्योंकि ये कहा जा रही है, बात जो है वो रिपोर्ट की जा रही है कि चाइना का इंटरेस्ट है कि वो वहां पर पहुंचे और वहां पर ना सिर्फ ये कि शराकतदार बने, बल्कि ये भी वही एक बात के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी जो है वो उनको भी इस्तेमाल में ला सके। चाइना का लिंक जो है पॉसिबल, मैंने भी पढ़ी है एक रिपोर्ट कि दे वांट एन एक्सेस थ्रू वाखान एरिया, और वाखान उनका ऐसा एरिया कि ना सिर्फ एक खूबसूरत रिजॉर्ट है, बल्कि दैट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ गेटिंग देयर फॉर चाइनीज। देखिए बात वही बिड की आती है। मेरे पास एक चीज है जिसको मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है एंड आई वांट टू एक्सप्लॉइट इट, तो मैं लोगों को कहता हूं भी मेरे पास ये चीज है, मेरे पास हुनर नहीं है, कौन आता है आगे? तो लोग बिड करते हैं कि जी हम आते हैं, हम आपको इतना परसेंट देंगे, हम आते हैं, हम आपको इतना देंगे। तो अब ये तो अफगानियों का काम है ना बताना कि किसको देते हैं वो। अगर वो चाइनीज को कहते हैं कि ठीक है जी आपकी हमें पसंद है जो आपने बोली लगाई है, तो व्हाई नॉट। तो आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत बनेगी ये उसका मामला होगा, उसका मसला होगा, उसका मामला है, उस पे छोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं अफगानिस्तान को। अगर वो अमेरिका को देते हैं, अफगानिस्तान वो अगर देते हैं चाइना को, वो अगर देते हैं जैसे पहले हमने सुना था कि वो अर्जेंटीना को दे रहे थे या किसी और को वो देते हैं, दैट इज देयर प्रिविलेज। इंडिया को दे दें दैट इज देयर प्रिविलेज। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला जो है सारे जिस तरह हमने बात की। अच्छा एक ये भी बताते चलिए कि आपको क्या लग रहा है कि अभी इसको कितना अर्सा लगेगा इस मामले को, अगर हम कहेंगे ये सुलझ जाए, चलिए किसी हद तक जो है वो पता चल जाए कि वहां पर अब ये होने लगा, हुकूमत बन रही है, इसको आप क्या इस साल के एंड तक, अगले साल कब तक देख रहे हैं? No, it's going to be a long struggle. I don't see any light at the end of the tunnel. उसके लिए कि ये अभी अमेरिकन्स ने सुना है फिर अटैक किया है वहां पे कुछ ऑन तालिबान पोजीशंस। I think it will continue. मुझे लगता है कि ये तालिबान नहीं चाहेंगे, ये अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो तालिबान नहीं चाहेंगे कि अशरफ गनी की हुकूमत रहे, और अशरफ गनी और उसके हवारी नहीं चाहेंगे कि तालिबान काबुल में आ जाएं। ठीक, इसमें जो खास तौर पे मैं अपने मुल्क के लिए कहूंगा, पाकिस्तान को जिसकी जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल इसमें न्यूट्रल रहे। अब यही देख लीजिए, ये अफगानिस्तान के जो सफीर की बेटी की अगवा का सिलसिला था। अब आप गौर कीजिए कि इस दौर में, इस वक्त में, जबकि पाकिस्तान को इतनी अपने मसाइल पड़े हैं, कौन सा ऐसा लीडर है पाकिस्तान का ये जो चाहेगा कि एक और मसला मेरे से आ जाए गौर के लिए? नहीं, ये सब चीजें हाइप्स हैं जो क्रिएट की जाएंगी। ऐन मुमकिन है कि कल को कुछ और क्रिएट किया जाए कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है तालिबान को टू टेक ओवर काबुल। तो इसलिए
पाकिस्तान हुकूमत को बड़ी एहतियात की जरूरत है इस वक्त, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दे शुड अपील टू द यूनाइटेड नेशंस कि आप अपने कोई फोर्सेस यहाँ पे भेज दें, वी आर प्रिपेयर टू कोऑपरेट विद देम, कि ये जो ट्रांजिशन अगर होनी है अफगानिस्तान में, इट शुड बी अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। किसी इंटरनेशनल एजेंसी को आप इन्वॉल्व करें इसमें। एक ऐसा कंट्री जो अपने पांव पे खड़ा होना चाहता है, तो अफगानियों को खुद मिलके ये कहना चाहिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हम जब आपको कहेंगे उस वक्त आप मदद कीजिए, लेकिन फौजी मदद हमें नहीं चाहिए, हम अपने मसाइल खुद हल करने के अहल हैं। जिस दिन ये अफगानिस्तान ने कह दिया, ये खित्ता पुरसकून हो जाएगा, और जैसे पहले था अफगानिस्तान 60s का, वैसे ही अफगानिस्तान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, और आपसे दोबारा भी मुलाकात रहेगी।